हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज जो ये सेशन हमारा होगा एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में। और यहाँ पर हम लोग सारी जितनी भी एनसीएफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आपने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ जो है एनसीएफ की देखी होगी बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, सेशन को पूरा ज़रूर देखेंगे तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एंड पहले हम लोग ये देखेंगे कि एनसीएफ का हिस्ट्री क्या रहा, क्यों एनसीएफ को बनाया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, क्या क्या मार्गदर्शी सिद्धांत यानी कि आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए, एंड जो भी अदर चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, सो दैट कि हमारा टाइम बच जाएगा और हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा सेशन को, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे कि एनसीएफ 2005 जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो हमारा चौथा एडिशन है, यानी कि हमारा 4th एडिशन है। इससे पहले 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, कौन कौन से आए थे? जैसे कि एक आया था आपका 1975 में, एक आया था 1988 में, और तीसरा आया था सन 2000 में। सन 2000 के बाद आया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो कि सबसे नवीनतम दस्तावेज है अभी तक। इसके बाद अभी तो नहीं आया है। तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीएफ से ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको अभी तक कि 4 एनसीएफ आ चुके थे, 1975, फिर 88, फिर आपका 2000 में, एंड देन आपका लास्ट कौन सा है? सन 2005 वाला है, जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारा चौथा एडिशन है, चौथा एनसीएफ है, 4th एडिशन है। ठीक है, अब देखो, अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आया, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले एनसीईआरटी की एक बैठक हुई। ठीक है, 4 जुलाई और 9 जुलाई, डेट याद नहीं रखनी है, आपको इतना याद रखना है कि एनसीईआरटी की एक बैठक हुई, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, जो आपके एनसीईआरटी है उसकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम एनसीएफ, जो हमारा एनसीएफ 2000 है, क्यों ना हम इसको संशोधित करें, हम इसको क्या करें, रिवाइज करें, इसको चेंज करें। ठीक है, अब ये जो बैठक में डिसीजन लिया गया कि भाई हम एनसीएफ को संशोधित करेंगे सन 2000 वाले को, और हम 2005 का एनसीएफ लेकर के आएंगे, इस चीज़ की बैठक हुई। एंड बैठक में ये जो बैठक हुई थी, ये जो संशोधित करने का निर्णय एनसीईआरटी ने लिया था, वो किसकी सिफारिश पे ध्यान रख के लिया था? एमएचआरडी की सिफारिश पे, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, एमएचआरडी ने सबसे पहले सिफारिश किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में बनेगा कि किसकी सिफारिश पे एनसीएफ का गठन किया गया, तो एमएचआरडी की सिफारिश पे किया गया। एमएचआरडी जो थी हमारी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई आप क्या करो, जो हमारा 1993 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसमें शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट थी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। एमएचआरडी ने कहा कि जो हमारी 1993 के शिक्षा बिना बोझ की जो एक रिपोर्ट है उसको, और साथ के साथ जो हमारा एनसीएफ 2000 है, इसको, इन दोनों को हम क्या करें, संशोधित करें। ऐसा किसने कहा? एमएचआरडी ने कहा। ठीक है, तो एमएचआरडी की सिफारिश पे एनसीईआरटी ने अपनी बैठक जारी की, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, जो 1993 की जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट थी उसको रिवाइज किया जाए, उसको हम क्या करें, सन 2005 की एनसीएफ में जोड़ें, और उसके साथ साथ जो एनसीएफ 2000 था उसमें कुछ चेंजेस हम लाएं। तो इससे क्या आपको पता लगा कि एमएचआरडी की सिफारिश पे एनसीईआरटी ने क्या किया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण में एक क्या बनाया गया, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। अब भाई एनसीएफ बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ आपको सदस्य तो चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या किया गया, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया
NCERT ने जब यहाँ पे बोला कि भाई आप इसको संशोधित करेंगे, संशोधित के बाद क्या किया, उसी टाइम पे राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, प्रोफेसर यशपाल बनाए गए, जिसे यशपाल कमेटी भी कहा जाता है। तो क्या समझ आया कि राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, MHRD की सिफारिश पे NCERT ने गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। और इसके बाद 21 फोकस ग्रुप का समूहों का गठन किया गया। ये 21 फोकस ग्रुप क्या है, आपने देखा होगा फोकस ग्रुप पेपर्स होते हैं हर सब्जेक्ट वाइज, हर चीज़ का। आप अगर आप वेबसाइट पे गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये इजीली फोकस ग्रुप पेपर मिल जाएंगे बुक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो 21 फोकस ग्रुप पेपर का गठन किया गया और एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई, जो कि क्या करेगी, NCF बनाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आ गए मेन बात पे कि ये जो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया NCERT के द्वारा, इसके प्रोफेसर यशपाल थे, इसके अध्यक्ष, मेन अध्यक्ष, और इसके निदेशक कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण, आपका कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण कुमार है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और इसके जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद इस जो समिति बनाई गई, इस समिति के कुल सदस्य कितने थे, 35 सदस्य थे। आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि NCF में कुल कितने सदस्य थे, तो 35 सदस्य थे। इसके अलावा तीन सदस्य और थे, ठीक है। अगर आपके पेपर में टोटल 38 आता है तो 38 आप लगा सकते हो, अगर 35 ना हो तो आप 38 लगाना, अदरवाइज आपका 35 आंसर होगा। 3 सदस्य जो थे वो NCERT के थे, कौन थे, 3 सदस्य जो थे वो पाठ्यचर्या निर्माण समिति के सदस्य थे जो NCERT के थे। बाकी 35 लोग कौन थे, बाकी जो 35 लोग थे वो राष्ट्रीय संचालन समिति के लोग थे और जिसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। याद रखना, कौन थे अध्यक्ष, प्रोफेसर यशपाल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब याद रखना कि NCF का जो एक सूत्र है, NCF का सूत्र क्या है, NCF का नारा क्या है, तो NCF का नारा आपको याद रखना है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो NCF का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नारा है, या हम उसको सूत्र कह सकते हैं। इसके बाद NCF को 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया NCF को, 22 भाषाओं में, यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं थी उन सभी भाषाओं में, टोटल 22 भाषाओं में NCF का क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। याद रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद निदेशक कौन है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार है, याद रखना। इसके बाद NCF की शुरुआत कैसे होती है, NCF की शुरुआत, जब NCF शुरू होता है, अगर आपने पढ़ी होगी तो 180 पेजेस की NCF पूरी की पूरी बुक है। अगर आप उसकी शुरुआत देखेंगे तो उसकी शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से, जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। क्या नाम है, सभ्यता एवं प्रगति। तो ये पूछा जाता है कि NCF की शुरुआत जो है वो किसके निबंध से होती है, तो आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के एक उद्धरण से, एक कोट से इस NCF की शुरुआत होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि किसके निबंध से शुरुआत होती है, तो आप क्या हो जाएगा आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर की, उनके निबंध का नाम आपको याद रखना है सभ्यता एवं प्रगति, उससे ही NCF की शुरुआत होती है। उसके बाद NCF का उद्देश्य क्या था, देखो NCF का मेन मुद्दा ये था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, और शिक्षा की गुणवत्ता में क्या लाना, एक सुधार लाना। आप क्या करें, इस NCF का गठन इसीलिए किया गया ताकि हम क्या करें, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं, पाठ्यचर्या के बोझ को कम किया जाए, जो बर्डन है बच्चे के, पाठ्यचर्या का जो बर्डन है, ठीक है, उसको कम किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा किया जाए, और उस गुणवत्ता में आप हर एक एस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसमें संशोधन लाएंगे। अब वो क्या क्या हमारे ऐसे क्षेत्र थे, क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे NCF ने कहा कि हाँ भाई हमें यहाँ पे क्या लाना है, गुणवत्ता लाना है, उसको देखते हैं। तो NCF के कुल 5 भाग, NCF का जो पूरा का पूरा NCF है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया। वो भाग कौन कौन से हैं, याद रखना है, 5 अंग, 5 भाग या 5 इसको अध्याय आप मान सकते हैं। इसमें 5 अध्याय में पहला आता है आपका परिप्रेक्ष्य। इसमें परिप्रेक्ष्य में क्या बातें की गई, देखो परिप्रेक्ष्य में सिंपल सी बात है, परिप्रेक्ष्य में हमारे 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों की बात की गई है। पहले अध्याय में 5 जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे, जो बेसिक था NCF के बारे में, उसकी बात की गई है। और
फिर सेकंड भाग आता है सीखना तथा ज्ञान। अब देखो यहाँ पे एनसीएफ में कहा गया कि भाई जो आपका सीखना है और जो ज्ञान है वो कैसे होना चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे को कैसे सिखाया जाना चाहिए। तो आपको पता है कि बच्चे को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सिखाया जाना चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त करके बच्चों को जो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से सिखाया जाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है इस अध्याय में की गई है। इसके बाद आता है आपका पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। यहाँ पे ये देखा गया कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र मतलब कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र का मतलब है कि गणित में, विज्ञान में, आपके इंग्लिश में, हिंदी में क्या कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद स्कूल की अवस्था को कैसे सुधारा जाए और आकलन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बच्चे किस एनवायरनमेंट में सीखेंगे, आकलन कैसे करेंगे आप। तो आकलन कहा गया कि भाई फ्लेक्सिबल होगा, आकलन जो है वो रिजिड ना होकर के आकलन जो है गतिविधि आधारित आकलन आप करेंगे, आकलन में काफ़ी ज़्यादा लचीलापन लाएंगे। तो ये क्या है, कुल कुछ क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में सुधार एनसीएफ के माध्यम से लाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद चौथा अध्याय आता है हमारा विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। अब इस अध्याय में कहा गया कि भाई विद्यालय और कक्षा का वातावरण क्या होगा, क्या एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना चाहिए, क्या एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि बच्चा सीखे। वातावरण की बात की गई कि किस वातावरण में आप बच्चों को सिखाएंगे और क्या नहीं सिखाएंगे। उसके बाद व्यवस्थागत सुधार की बात की गई, यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब है कि भाई स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था कैसी है, खिड़कियाँ कितनी है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है। तो व्यवस्थागत सुधार का मतलब है कि एक स्कूल में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें इसको ठीक करना है। तो एनसीएफ में आपको क्या पता लगा अभी तक कि ये जितने भी एनसीएफ में कहा गया कि भाई आप शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे, तो उस गुणवत्ता को सुधारने में 5 अध्याय में इसको विभाजित किया गया, 5 भाग एनसीएफ के, या हम इसको एनसीएफ के कुछ अंग कह सकते हैं। कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। इन 5 अंगों को आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे क्या किया गया, हर एक एस्पेक्ट में सुधार लाया गया। ठीक है, और सिफारिश की गई कि आप ये जो है वो सुधार लाएंगे। उसके बाद चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आज का है कि एनसीएफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे। एनसीएफ ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों की बात की। 5 अध्याय थे, 5 भाग थे और 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी थे, जो कि पहले अध्याय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है ये मार्गदर्शी सिद्धांत, फटाफट से देखेंगे। ठीक है, क्विकली देखेंगे और हम चीज़ों को फिर रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पहला मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ कहता है कि भाई आप जो भी ज्ञान बच्चे को दे रहे हो ना, उसको आप बाहर के जीवन से जोड़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ किताबों में, सिर्फ और सिर्फ एक क्लासरूम में बंद करके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आप उसके जीवन से उसे जोड़ेंगे। ईजी था। क्या करेंगे कि आप जो भी ज्ञान देंगे, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी होंगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, कैसी बुक्स होती हैं? ऐसी बुक्स होती हैं जैसे कि बच्चे के ज्ञान और उसके अनुभवों को स्थान दिया जा रहा है। तो यही कहा एनसीएफ ने, एनसीएफ की सिफारिश के आधार पर ही जो पुस्तकें हैं वो बनाई जाती हैं, और उसमें यही चीज़ आपको दिखेगी कि जो ज्ञान है उसको बच्चों की जितना हो सके उतनी बाहरी जीवन से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा आता है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? रटंत प्रणाली से मुक्त हो। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ रट रहा है और कुछ भी समझ नहीं रहा है, एक टीचर है वो खाली बच्चों को एक तरह से ज्ञान भर रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। हम बच्चों को रटने पे फोकस ना करके ज्ञान को सृजन करवाएंगे, ज्ञान का निर्माण करवाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस एनसीएफ करता है। एनसीएफ ने कहा कि पढ़ाई को क्या करा जाए, रटने से मुक्त किया जाए। तो दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल याद रखना, पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए। तीसरा आता है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर के बच्चों के चहुमुखी विकास पर बल दे। यानी कि जो करिकुलम होगा, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो एक पुस्तक आधारित ना होकर के बच्चों की चारों विकास जो है, चारों का मतलब है कि ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उस पे फोकस करना चाहिए। ऐसी पाठ्यचर्या, ऐसा करिकुलम आप बनाएंगे, ऐसा आप करिकुलम की रचना करेंगे जो पुस्तक से केंद्रित ना होकर के बच्चे की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद परीक्षा को लचीला बनाना। चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल था कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, रिजिड ना हो, स्थिर ना हो, और बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, जो भी हम आकलन करें वो बच्चे की एक्टिविटीज़, जो कक्षा की गतिविधियां, बच्चा कक्षा में जो गतिविधि कर रहा है उसके आधार पर हम बच्चों का क्या करें, परीक्षा लें। ठीक है, परीक्षा कैसी होनी चाहिए, लचीली और गतिविधियों पे आधारित परीक्षाएं होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा है कि ऐसी अभिभावी पहचान के विकास करना जिससे राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। मतलब कि छात्रों को ऐसे मूल्य, आप ऐसे मूल्यों को देंगे, छात्रों को ऐसे
मूल्य आप देंगे जो उपदेशों से ना हो, जिसे आप बच्चों को करके दिखाएंगे। कहने का मतलब है 5वां प्रिंसिपल कहता है कि बच्चा लोकतंत्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की चिंता के प्रति क्या कर सके, एक तरह की अभिभावी पहचान को विकसित कर सके, वो अपने राष्ट्र के मूल्यों को जान सके। मतलब कि एक देश के प्रति जो मूल्य हैं, जो उसके अधिकार है, या जो भी उसके एक एज ए सिटीजन जो उसके कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों से वो क्या हो, उसको पहचान हो, और उस अपने मूल्यों का वो क्या हो, अभिभावी पहचान वो बनाए। ठीक है, तो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे एक बार और फटाफट से डिस्कस करेंगे। पहला था स्कूल को बाहरी जो ज्ञान है वो बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा था कि पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए। तीसरा था कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो करके गतिविधियों से आधारित, कक्षा की गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद चहुमुखी विकास पर बल दिया जाना चाहिए। परीक्षा को लचीला बनाया जाना चाहिए। एक्टिविटीज़ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे परीक्षाओं को, और ऐसी अभिभावी पहचान का विकास करेंगे जिसमें बच्चे के अंदर राष्ट्र हित और राष्ट्र की चिंता की भावना आ जाए। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। अब कुछ और चीज़ें एनसीएफ में कहा गया, जो मैंने क्या किया है कि इतना बड़ा एनसीएफ है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या बातें एनसीएफ से निकल के आती है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखो क्या है कि परिवेश के प्रति बच्चों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। बच्चा जो भी अपने परिवेश में सीख रहा है उसके प्रति वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो, आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो। दूसरा है कि स्थानीय के साथ उसका जुड़ाव हो, यानी कि जो उसका परिप्रेक्ष्य है, जो उसकी सोसाइटी है, उससे उसका जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वो पुस्तकों में पढ़ रहा है वो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ना हो, तो स्थानीय के साथ जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मातृभाषा और बहुभाषिकता को संसाधन माने। एनसीएफ कहता है कि बच्चे की जो मातृभाषा है, जो बहुभाषा है, बहुभाषिकता को पोषित किया जाए। बहुभाषिकता पे बहुत बल दिया गया, बच्चों को आप मदर टंग में ही टीच करेंगे, ऐसा कहा गया एनसीएफ में। उसके बाद कल्पनाशीलता, बच्चों की रचनात्मकता को, कल्पनाशीलता को, बच्चा कल्पनाएं करे, सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कहा गया एनसीएफ में। समावेशी शिक्षा को बोला गया, समावेशी शिक्षा को बोला गया कि भाई आप हर एक बच्चे को क्या करेंगे, समाहित करेंगे। एक ही कक्ष में आप डिफरेंट एस्पेक्ट के बच्चों को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। तो समावेशी शिक्षा की बात कौन करता है, एनसीएफ करता है। उसके बाद ज्ञान जो है, ज्ञान प्रदत्त स्थिर ना होकर ज्ञान जो है वो विकसित किया जाता है, ज्ञान को रचा जाता है। एनसीएफ ने कहा कि ज्ञान प्रदत्त नहीं है, ज्ञान स्थिर नहीं है, ज्ञान ऐसा है जिसे आप विकसित करते हैं, ज्ञान ऐसा है जिसे आप रचते हैं, जिसे आप निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान जो है वो स्थिर ना होकर के, प्रदत्त ना होकर के ज्ञान को विकसित और ज्ञान का सृजन किया जाता है, ऐसा कहा एनसीएफ ने। उसके बाद बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, यानी कि जो भी आप सिखा रहे हैं अन्य विषयों से उसको रिलेट करके इंटीग्रेटेड तरीके से एकीकरण करके आप सब्जेक्ट को सिखाएंगे, जिसे कहा जाता है बहु अनुशासनात्मक। मतलब एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ा के आप डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ करके इंक्लूसिव तरीके से या इंटीग्रेटेड तरीके से आप सिखाएंगे, जिसे कहा गया बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर है शिक्षार्थी की स्वायत्ता होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे की स्वायत्ता पे बल दिया जाए, बच्चा खुद से सीखे, करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से करे। कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किया गया, रचनावाद पे फोकस किया गया। फिर है बहुविध और विभिन्न अनुभव प्रदान करना बच्चों को, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास करना, कल्पनाशीलता का विकास करना, उसको बहुत सारे मौके देना बच्चे को। उसके बाद सामाजिक संदर्भ में सिखाना और सीखना चाहिए। ऐसा कहा गया एनसीएफ में कि भाई आप जो भी सिखाएंगे वो क्या करेंगे, आप सामाजिक संदर्भों में ही सिखाएंगे, अलग नहीं सिखाएंगे। पाठ्यपुस्तक से केंद्रित ना होकर के आप सोसाइटी से रिलेट करके उसको सिखाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन हमारा बहुविध होना चाहिए और मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन एक बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मूल्यांकन ऐसा होगा जो कंटिन्यूसली होगा,
CCE पर बल दिया गया, कॉन्टिन्यूस एंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, सतत होना चाहिए, इवैल्यूएशन लचीला होना चाहिए, ऐसा कहा गया NCF के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें NCF ने कहा है कि भाई समावेशी शिक्षा बोला गया, बाल केंद्रित शिक्षा, मातृभाषा, उसके बाद समावेशी है, कल्पनाशीलता है, ज्ञान को बच्चा निर्माण करे, संरचनावादी पे बल दिया गया। उसके बाद विद्यार्थी की खुद की एक आइडेंटिटी, खुद की स्वायत्ता होनी चाहिए ज्ञान के निर्माण करने में। और उसके बाद बच्चे को समाज से आप सिखाएंगे, संदर्भों से सिखाएंगे, मूल्यांकन सतत होगा। और उसके साथ साथ एक और बात कही गई, शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर पीस। इसमें कहा गया कि महिलाओं के प्रति आप बच्चों के अंदर सम्मान की भावना का दृष्टिकोण जो है, सम्मान का जो दृष्टिकोण है उसकी भावना का विकास करेंगे। तो मूल्यों की शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत बार रीट में बन चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि भाई जो शांति के लिए शिक्षा है, शांति के लिए शिक्षा में आप क्या करेंगे। आप पहली चीज कि महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे। दूसरा है कि आप ऐसे क्लब्स, विशेष बच्चों के लिए क्लब की स्थापना करेंगे। आप बच्चों के लिए रीडिंग रूम की व्यवस्था करेंगे। आप उनके लिए मीडिया, फिल्म या कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं, इन सभी का आप ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे ताकि बच्चों के अंदर शांति के लिए शिक्षा जो है, एजुकेशन फॉर पीस को दिया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे। ये सारी चीज़ें NCF में कहा गया। सो गाइज, हमने अभी तक ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपने अभी तक आपको ये सारी चीज़ें जो है सेशन में समझ में आई होंगी। ओके, सो एक बार और हम लोग चीज़ों को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है, फटाफट से मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले NCF जो है हमारा चौथा एडिशन था, सबसे नवीनतम दस्तावेज था। उससे पहले 3 NCF आ चुके थे। सन 2000 वाला जो NCF था उसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया था। और NCERT की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाई हम क्या करेंगे, NCF 2000 को संशोधित करेंगे एंड जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 जो शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट थी उसको भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद NCF ने क्या किया, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया उसके बाद। और ये किसकी सिफारिश पे सारी चीज़ें की गई थी, MHRD की सिफारिश पे की गई थी। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। और जो इसके निदेशक थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। 22 भाषाओं में NCF को क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और याद रखना कुल 35 सदस्य थे, 3 सदस्य NCERT के लोग भी थे, तो टोटल 38 हो गए। ठीक है, वैसे तो 35 है, याद रखना। उसके बाद सूत्र क्या था NCF का, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, याद रखना है। उसके बाद NCF की शुरुआत कहाँ से होती है, टैगोर के एक निबंध से होती है जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। उसके बाद बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और बच्चों की जो शिक्षा है उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में ओवरऑल सुधार लाया जाए, इसका NCF का लक्ष्य था। उसके बाद 5 भाग बोले गए, अध्याय बोले गए। मार्गदर्शी सिद्धांत आपको याद रखना है, रटने से हटाया जाए, बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ेंगे आप। उसके बाद आप चहुमुखी विकास पर बल देंगे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। उसके बाद परीक्षा को लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। आप ऐसी पहचान विकसित करेंगे जिसमें बच्चे के अंदर राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। इसके बाद परिवेश के साथ आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आप क्या करेंगे भाई, स्थानीय के साथ जुड़ाव करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, मातृभाषा, कल्पनाशीलता, समावेशी शिक्षा, ज्ञान को विकसित किया जाए, ज्ञान को रचना किया जाए, संरचनावाद दृष्टिकोण पे बल देता है NCF। तो ये सारी चीज़ें NCF से रिलेटेड है। शांति के लिए शिक्षा की बात की गई, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने गाइज। सो आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप ज़रूर पूछिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपके एक कमेंट से, एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको कोई भी रिगार्डिंग चैप्टर के कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे दीजिए। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।